गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। ठीक है, आज की क्लास में स्वागत है आपका। अच्छा, आपको टॉपिक ये फिर से महाजनपद दिख रहा है। हमने मगध तक तो किया था, मगध के बाद में वज्जी छोड़ दिया था, अंग छोड़ दिया था, अस्मक छोड़ दिया था। देखो कुछ क्वेश्चन वहां से आते हैं, थोड़ा उसकी चर्चा करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। छोड़ना नहीं है किसी को, ये नोट्स आपका मिल जाएगा। देखो, तो हमने मल्ल की चर्चा कर ली थी पहले ही, लेकिन थोड़ी चीजें देख लेते हैं। मल्ल क्या है आपका? गढ़राज्य है। वज्जी भी गढ़राज्य है, दो गढ़राज्य है ना। बात करेंगे, ये 9 गढ़ों से मिलके बना है। कौन आपका? मल्ली। इसकी 2 शाखाएं, तो गिना इसको 2 में जाता है आपका, कुशीनारा के मल्ल और दूसरे पावा के मल्ल। ये मल्ल से रिलेटेड क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अभी रुक जाओ। ठीक है, तो ये क्या है आपका, कहाँ पे वर्तमान में? गोरखपुर और देवरिया, यानी ईस्ट यूपी के जो क्षेत्र है ना, वहां पे आपका मल्ली संघ हुआ करता था पहले। ठीक है ना। यहाँ का राजा हुआ करता था ओकाक। कैसे? किसके अनुसार? कुश जातक के अनुसार। लव कुश दोनों भाई हुए हैं, उनमें से आपका कुश जातक के अनुसार ये आपका ओकाक राजा हुआ करता था मल्ल का। ठीक है, अब थोड़ी चर्चा करेंगे काशी की जल्दी, क्योंकि हम टॉपिक कर चुके हैं इसलिए हम थोड़ा वो कर रहे हैं। काशी जो है ना 12 योजन में फैला हुआ था पुराने टाइम पे। ठीक है ना, ये यूपी में ही पड़ता है, आपको पता है। ठीक है, इसकी राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। वरना और 80 नदियों के नाम पे था, ये भी हमने बता दिया था। ठीक है ना। और एक जातक है सोननंद जातक, उसके अनुसार हम बात करें, यहाँ का राजा कौन है काशी का? तो ब्रह्मदत्त है, और बड़ा शक्तिशाली राजा है। सबसे शक्तिशाली राजा कहाँ का? काशी का। कौन हुआ है? किस जातक के अनुसार? सोननंद जातक के अनुसार काशी का, ठीक है, सबसे शक्तिशाली राजा हुआ है वो है आपका ब्रह्मदत्त। शक्तिशाली कैसे है? इसने कौशल को जीता, साथ में काशी का अधिकार किन के ऊपर कर दिया? मगध के ऊपर भी कर दिया। आप देखोगे बाद में जाकर के मगध पावरफुल हो जाता है, लेकिन अभी बात करें तो ठीक है, कौन है आपका? मगध को जीता, अंग को भी जीत लिया। ठीक है, बाद में देखोगे अंग किसके अधिकार में? अभी ब्रह्मदत्त के अधिकार में, जो काशी का राजा है। कहां का राजा है? काशी का। बिंबिसार जब अंग को जीतेगा, किससे जीतेगा? ब्रह्मदत्त से जीतेगा। ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, बाद में फिर मगध पावरफुल होता जाएगा, इधर इधर उठाएगा और अंग को जीत करके अपने बेटे अजातशत्रु को बैठा देगा। ध्यान है ना, कुछ बातें पढ़ाई थी, वो कहानी यहां से लिंक करिएगा। आगे चलेंगे, इसके बारे में एक प्रश्न आता है, भारतवर्ष की, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे आपके? प्राचीन भारत के समय में, प्राचीन काल में भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी, आंसर क्या रहेगा? काशी। आंसर क्या रहेगा? काशी। और इसका राजा अश्वसेन, इनके पुत्र पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर, ये हमें पहले से पता है। पुरानी हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई है उनमें सारी चीजें हमारी वो रखी है। हमने मगध के बारे में भी खूब चर्चा कर लिया, बहुत परेशान हो गए, इतनी बार रिपीट कर लिया। ठीक है, 4 राजधानियां हुई है इसकी। अभी बात करें मगध कहाँ है? सर पटना गया का क्षेत्र, दक्षिणी बिहार वाला, वहां पे इसकी स्थापना कितने करी थी? आपकी बृहद्रथ ने करी थी, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार। कौन बता रहा है? ये पुराणों में और महाकाव्यों में लिखा हुआ है कि मगध की जो स्थापना किसने करी? बृहद्रथ ने। पहला राजा है यहाँ का, और पहली राजधानी कौन सी है यहाँ की? गिरिब्रज, जो किसने बनाई थी? बृहद्रथ का बेटा है आपका जरासंध। ये कहानी यही छोड़ देते हैं हम, पुरानी क्लासेस में हम बात कर चुके हैं। आगे चलते हैं। आपका मगध का जो राजा आएगा 544 में, हर एक वंश स्थापना करेगा, हर एक वंश की स्थापना करेगा। कौन? आपका बिंबिसार, और इसका बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद में उदयन, उदयन के बाद में, ऐसे करके आपका चलता रहता है। ठीक है ना, ये कहानी थी हमारी। बिंबिसार के बारे में बात करें तो इसने 3 ब्याह करे थे, उनमें से एक थी चेलना, एक महाकौशला थी। सारी कहानी हमारी पुरानी हो रखी है। चेलना पुत्री थी किसकी? चेटक की, और चेटक की बहन कौन है? त्रिशला, जिनके बेटे कौन है? आपके महावीर स्वामी। ये सारी बातें हमें पता है। और हमने एक और बात कही थी कि मगध का दूसरा एक और नाम देखने को मिलता है कीकट। किसके अनुसार? सतपथ ब्राह्मण के अनुसार। किसके अनुसार? सतपथ ब्राह्मण के अनुसार मगध का नाम क्या था? कीकट। ऐसे करके प्रश्न बना देगा। स्पष्ट उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। स्पष्ट उल्लेख किस महाजनपद का मिलता है? तो मगध का मिलता है। ठीक, किसमें? अथर्ववेद ही तो बोला मैंने, अथर्व, अर्थ नहीं है, अथर्व है। चलो आगे कहानी बढ़ाते हैं। अजातशत्रु, जिसका नाम कुणिक है, और इसका मुख्य रूप से बात करें, धर्म कौन है? जैन है। हालांकि इसने पहली बौद्ध संगीति भी करवाई थी। ठीक है, वो समय कौन सा है? 483। पहली बौद्ध संगीति कराई, राजगिरी में कराई थी। राजगिरी राजधानी किसने बनाई? बिंबिसार ने खुद बना दी।
ये आपको पता है चीजें। 461 में इसके बेटे ने इसको मार दिया, ठीक है। उसने पाटलिपुत्र नगर बसाया, स्थापना भी की और राजधानी भी बनाई, दोनों ही चीजें। कुसुमपुरा इसका पुराना नाम है। इतनी हमारी बात होगी। और एक चौथी राजधानी बनती है वैशाली, जिसको बनाएगा कौन? ये इस वंश के नहीं, अगले वंश वाले बनाएंगे। कौन से वाले? शिशुनाग वंश वाले बनाएंगे। तो चारों कैपिटल होगी मगध की। बोलो पहली वाली कौन सी? गिरिब्रज। दूसरी वाली राजगिरी। तीसरी, चौथी, लास्ट में फिर से आपका क्या पाटलिपुत्री हो जाती है। फिर आपके मौर्य वंश पाटलिपुत्र से ही काम करता है, ठीक है। उन्होंने बदलाव नहीं करे। हर एक वंश का अंतिम शासक है नागदशक, और मंत्री है उसका शिशुनाग, उसने इसको मार दिया। और उसके बाद में इसका बेटा कालाशोक, जिसको काकवर्ण कहते हैं, उसने दूसरी बौद्ध संगीति कराई थी, जो हुई थी वैशाली में। बाद में फिर वैशाली को पाटलिपुत्र ले गया था कौन? आपका काकवर्ण ही ले गया था, कालाशोक ही ले गया था। हमें सारी कहानी पता है, पुरानी क्लासेस में हमने धीमे पढ़ा था, यहाँ केवल रिवीजन हो रहा है इस्लामाबाद, ठीक है। इसके बारे में बोलेंगे कि मगधराज अजातशत्रु ने किसके खिलाफ आपका हमेशा लड़ा था? तो वज्जी के खिलाफ लड़ा था। इसके बाद में आ रहा है अपना वज्जी, ठीक है ना। नंदीवर्धन, अच्छा कालाशोक हो गया दूसरा वाला। उसके बाद में आपके क्या है? अंतिम शासक कौन है शिशुनाग वंश का? तो नंदीवर्धन है, इसको मारेगा। नंद वंश की स्थापना होगी। इसके बाद में महापद्मनंद मारेगा, उग्रसेन उसका नाम है, ठीक है। एक राट और सर्व छत्रान तक की उपाधि धारण करी थी, हमने पहले भी पढ़ा है। आगे चल के देखेंगे तो लास्ट में कौन है सर? धनानंद है। और इसी के समय पे सिकंदर का आक्रमण देखने को मिलता है। इसके बाद में मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है, हमने देखेंगे किसने करी? आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। यहां तक हमारी कहानी क्लियर है सर, ठीक है। तो अब हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? अंग के बाद में, सॉरी इसके बाद में, मगध के बाद में वज्जी पढ़ने वाले हैं। तो जो कहानी हमारी टूट गई थी उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो वज्जी संघ आ गया। वज्जी संघ के खिलाफ हमेशा लड़ाई किसकी रही? आपकी मगधराज अजातशत्रु की। जबकि आप देखोगे वज्जी संघ में एक है लिच्छवी। लिच्छवी कौन है? वज्जी संघ 8 राज्यों का आपका संघ है सर। देखो 2 संघ हैं आपका, एक तो मल्ल और एक वज्जी। अरे दोनों में आधे आधे अच्छा रहे, ऐसे करे, ध्यान रख लेना। एक तो मल्ल वो भी है, और एक है आपका वज्जी, जो 8 राज्यों का संघ है। उनमें से सबसे पावरफुल कौन है? लिच्छवी। सबसे पावरफुल कौन है? और लिच्छवी में ही ननियाल है किनकी? अजातशत्रु की। चले ना कहां की है? चेटक की बेटी है ना। और उसका लिच्छवी का राजा कौन है? चेटक, ठीक है ना। ना इन्हीं को हराया बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। अच्छा वज्जी संघ के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रमण रहे इसके। अच्छा वज्जी संघ के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो ये क्या है? आपके पशुपालक ज्यादा हैं। इनका आपका व्यवसाय क्या है? पशुपालक है, ठीक है। नेपाल के तराई क्षेत्र मुजफ्फरपुर उत्तरी बिहार में ये पड़ता था वज्जी संघ वाला। थोड़ा लोकेशन देखें आधुनिक समय में। और इसकी राजधानी थी वैशाली। किसकी? वज्जी की। देखो 8 राज्य बनाए हमने, 8 राज्य बनाए छोटे छोटे, उनमें से एक नाम वज्जी भी है। वज्जी के अंतर्गत आपका कौन आएंगे? लिच्छवी आएंगे। एक तो वज्जी खुद हो गया अपने नाम का ही, उसी के नाम से संघ बनाया गया, ठीक है। और एक खुद हो गया, दूसरा आपका लिच्छवी, और तीसरा आपका कौन हो गया? ये आपके विदेह, और चौथे आपके यात्रिक। और भी ये 4 वो काम के नहीं है। इनसे चर्चा है हमारी, इनसे चीजें जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हो गया पहला तो वज्जी, हमने क्षेत्र बता दिया। कहां पे है सर? आपका गंगा वाले क्षेत्र में पड़ता है। गंगा यहाँ पे आपका देखने को मिलती है। वैशाली इसकी राजधानी वज्जी की, और लिच्छवी की भी राजधानी क्या है? वैशाली, ठीक है। दोनों बातें हमारी हो गई। लिच्छवी ये क्षत्रिय गणराज्य था ऐसा माना जाता है, पशुपालक थे ये बाकी वज्जी के, ठीक है ना। इनमें से ये क्षत्रिय वाला है। विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा है? लिच्छवी। फिर से सुनिएगा, एक प्रश्न आता है, ये प्रश्न आते हैं इसलिए मैंने बताने की कोशिश करी। मैंने सोचा इनको छोड़ नहीं सकते, फिर गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़े। तो विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा? लिच्छवी। किसके अंतर्गत आता है? वज्जी संघ के अंतर्गत आता है। क्लियर हुई? क्या नहीं क्लियर हुई? चलेगा। अच्छा यहाँ पे इनमें से हमने एक कलिया वज्जी, एक कलिया हमने लिच्छवी, दूसरा आप एक और है आपका मिथिला के विदेह। मिथिला के विदेह नेपाल वाले क्षेत्र में है ना। ये देखो ऊपर आपका थोड़ा नेपाल की तराई क्षेत्र है। मिथिला, मिथिलेश कुमारी कौन थी? सीता। तो उसके बारे में बात करेंगे। एक है आपका कुंडलग्राम। कुंडलग्राम के ज्ञात्रिक में ही पैदा हुए थे जैन महावीर, ठीक है ना। ये ज्ञात्रिक से थे इनके पिता। क्या नाम था इनके पिता का? महावीर स्वामी की का? हाँ ठीक है, गड़बड़ कर रहे होगा। सिद्धार्थ है, ठीक है।
अच्छा, तो कुंडल ग्राम के यात्रिक यहीं से। अच्छा एक बात देखो, उनके पिता महावीर स्वामी के पिता है वो, सॉरी उनके गौतम बुद्ध के पिता हैं जो बोल रहे हो आप, ठीक है ना। तो इनके बारे में बात करें, ये यहाँ से हैं और इनकी मम्मी कहां से थी? लिच्छवी से। क्या नाम था? त्रिशला। किनकी? महावीर स्वामी की। ठीक है, इतनी बात होगी। अब एक बात आती है कि 8 राज्यों का संघ था, बुद्ध के समय शक्तिशाली संघ था कौन? आपका वज्जी। अब प्रश्न आएगा, बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली संघ कौन सा है? वज्जी संघ। उसके बाद में फिर आपका बदलता गया, बुद्ध के बाद में तो बिंबिसार आ गया, उसके बाद में देखो बिंबिसार ने आपका सारा मजबूत कर लिया। बीच में एक ब्रह्मदत्त है काशी वाला, काशी ने आपका वो किया था। तो पावर जो है ना एक दूसरे को आपका अंडर रखता ही रखता है, कोई ना कोई। आप नहीं करोगे तो दूसरा आक्रमण करेगा, ऐसे करके चलता था। चलिए कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी इस टाइम पे कौन कौन से थे, ये पूछा जाता है पुराने टाइम पे। अष्टकुलक किसको कहा जाता था? परामर्शदायी संस्था थी, मिलान करने को दे देता। तो परामर्शदायी संस्था का संबंध है। अष्टकुलक क्या है? परामर्शदायी संस्था, परामर्श देती थी। महामात्र कौन है सर? उच्च कोटि के अधिकारी को महामात्र बोलते हैं, ठीक है ना। हायर रैंक के जो आपके ऑफिसर्स होते हैं उनको महामात्र कहा जाता था पुराने समय में। और बलि साधक कौन होता था? बलि का मतलब होता है टैक्स, ठीक है ना। साधक उसको वसूल करने वाला, अधिकारी है किसानों से कर वसूलने वाला, बलि माने टैक्स। गृहपति कौन होता था? धनी किसान को गृहपति कहते हैं, ये मिलान में पूछते हैं। गृहपति कौन है आपका? धनी किसान। सौल्किक या शुल्काध्यक्ष, शुल्क से सौल्किक शब्द बना है। सौल्किक या शुल्काध्यक्ष कौन होता था? शिल्पियों व व्यापारियों से चुंगी शुल्क वसूलने वाला अधिकारी, चुंगी अथवा शुल्क वसूलने वाला अधिकारी। क्लियर? अब देखते हैं आपका अंग पे चलते हैं। हमने वज्जी की बात कर ली, ठीक है। उसके बाद में कौन चलेंगे? आपके अंग। अंग का वैसे हम देखेंगे एक उसमें तो कर्ण का संबंध किससे था? आपका अंग से था। अंगराज कर्ण इसलिए बोला भी जाता था। ये कहां पड़ता है? ईस्ट बिहार, भागलपुर और मुंगेर का जो इलाका है ना, बिहार में भी ईस्ट में पड़ता है अंग। इसकी राजधानी चंपा है। चंपा नाम क्यों पड़ा? यहाँ पे चंदन नदी या चंपा या चंदन नदी के नाम से बहती थी, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा चंपा, ठीक है ना। इसकी राजधानी है अंग की। अब समझिएगा, ये जो चंपा है क्या है? महानगर में शामिल है, वैभव एवं व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। अभी मैं कराऊंगा लास्ट में, 6 महानगर छूट गए हमारे, वो एग्जाम में आता है, ठीक है ना। अभी कराऊंगा, उनमें से एक चंपा भी है। चलिए बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे आ जाओ अंग के बारे में। बिंबिसार ने क्या किया? क्योंकि उस टाइम पे ब्रह्मदत्त ने कंट्रोल कर रखा है, मैंने बताया था काशी का राजा ने किसको? चंपा को जीत लिया था। इस टाइम पे ब्रह्मदत्त है, इसको हरा करके आक्रमण करा किस पे? अंग पे। और जीत करके किसको दे दिया? अजातशत्रु को वहां का उपराज्यपाल बना दिया, नियुक्त कर दिया, अधिकारी नियुक्त कर दिया। मेरी बात समझ में आ जाए? आ गई? ठीक है। तो ये है आपकी कहानी, लिंक हो गई होगी मुझे लग रहा है, ठीक है। चलते हैं लास्ट में, आपका अंतिम लेके चलते हैं, आपका अस्मक। क्या है आपका? अस्मक। नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में है आपका अस्मक। पूछा जाएगा निम्नवत में से कौन सा महाजनपद नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य था? अस्मक। वो ये ना पूछे कि दक्षिण भारत का, उसने घुमा दिया, तुमने केवल इतना पढ़ा है दक्षिण भारत में एकमात्र कौन सा भैया? अस्मक है, इतना ठीक है। लेकिन उसने आज ट्विस्ट दे दिया, वो बोला कि भाई साहब कौन सी आपकी नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में, दक्षिण भारत बोला ही नहीं उसने। वैसे तो आपको पता रहेगा नर्मदा के बाद में आपका दक्षिण भारत शुरू हो जाता है। नर्मदा गोदावरी के बीच में कौन सा महाजनपद है? तो आपका है अस्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र, एमजे बोले तो महाजनपद है। किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार दक्षिण भारत का एकमात्र कौन सा है? आपका अस्मक है। अष्टाध्यायी और मार्कंडेय पुराण में भी इसकी चर्चा दे रखी है। पोटन इसकी क्या है सर? पोटन या पोटली या पौडन्यपुरा, कई नाम से जानी गई है इसकी राजधानी। पोटन, पोटली या पौडन्यपुरा, किसी नाम से भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी राजधानी है। अस्मक के बारे में और जानकारी करते हैं। पुराणों के अनुसार यहाँ राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने की थी। पुराणों के अनुसार अस्मक में राजतंत्र की स्थापना किस वंश के शासकों ने करी? इक्ष्वाकु वंश। ये वही वंश है जिसमें राम पैदा हुए थे, पता है ना, इक्ष्वाकु वंश, ठीक है ना। चलिए ये लगभग टॉपिक खत्म होता है। महानगर अभी हम करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं ये आपका क्या महाजनपद वाला खत्म हो गया। अब देखते हैं आपका यहाँ पे बात आ गई राजतंत्र, और हमने देखा था गणतंत्र। इनमें थोड़ा अंतर देख लेते हैं, इनमें अंतर क्या होता है, ठीक है। मोनार्की क्या होती है और आपका ये रिपब्लिक क्या होता है, इनमें देख लेते हैं बात। पहला आपका आधार है अंतर का कि राजस्व वसूल करने का अधिकार, जो टैक्स इकट्ठा करते हैं ना उसका अधिकार, ठीक है ना। कैसे कैसे रहता है देखिएगा। राजतंत्र में क्या है? एकमात्र शासक के पास में रहता है। जो राजा है ना,
वो जितना चाहे आपका टैक्स ले सकता है, दे सकता है, सारी चीजें रहती हैं, वही है सबका मालिक, कितना टैक्स लगाएगा। गणतंत्र में क्या होता रहता है, प्रत्येक कबीलाई कुलीन या राजा, पहले अलग अलग कबीले के जो हेड हुआ करता था उसको राजा या राजन के नाम से जाना जाता था, तो सबको अलग अलग टैक्स वसूलने का अधिकार रहता था। तो ये गणतंत्र की व्यवस्था टैक्स वाली। चलो इससे ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, चलो आगे चलते हैं, अगला आधार देखते हैं। व्यावसायिक सेना, कोई आपका पेमेंट वाली सेना रखता है कि नहीं रहता, जैसे हमारे देश की अपनी सेना है कि नहीं है, पेमेंट मिलता है कि नहीं, ऐसी ही सेना राजतंत्र में कैसी रहती है सर, नियमित रहती है, प्रॉपर वेतन देता था राजा। लेकिन गणतंत्र में नहीं था, गणतंत्र में स्वतंत्र थे, ठीक है ना, मैनेजमेंट के लिए, चाहे तो वो प्रॉपर रख लें या नहीं रख लें, वो उन पर छोड़ दिया गया था, किनको, आपका ये जो कबीलाई लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया था। अब चलते हैं ब्राह्मण की स्थिति क्या है। राजतंत्र में प्रभावशाली थी, राजा का राज पुरोहित हुआ करता था, तो पावरफुल है कि नहीं है, ब्राह्मण जी जो बोलते थे वही होता था, वो कहते थे गुरुजी हम फंस रहे हैं यहाँ, बताओ क्या करना है। तो ब्राह्मण की स्थिति राजतंत्र में क्या प्रभावशाली है। इसमें क्या है, प्रारंभ में कोई स्थान नहीं था, शुरुआत में देखोगे इसका ब्राह्मण का कोई नहीं था, कालांतर में थोड़ा आपका बढ़ता गया। आप देखोगे यहीं से, इन्हीं में से, छोटे छोटे कबीलों में से बाद में क्या हुआ, आपने देखा होगा महाजनपद कैसे स्टेब्लिश हुए, जो आर्य जो कबीलाई जो जनजातियां थी वही तो आपका स्थिर रहने लगे। हमने जो शुरुआत करी थी टॉपिक की वही तो था, तो ऐसे ही था, शुरुआत में कोई नहीं था, बाद में आपका था। अब निर्णय के बारे में बात करें, डिसीजन लेने की पावर के बारे में बात करें, शासक तक सीमित है, फाइनल डिसीजन रहेगा राजा का, राजा की इच्छा के ऊपर रहता है, उससे बड़ा कोई नहीं, कोई अपीलेट आपका कोई न्यायालय भी नहीं है, उससे ऊपर कोई अपील भी नहीं कर सकता। राजा खुश तो खुश, राजा ने जो कह दिया वही होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या है, यहाँ पे कुलीन लोगों की समिति बनाई जाती थी, उसके अंतर्गत डिसीजन लेने की पावर हुआ करती थी, किसी राजन के पास में नहीं थी। यहाँ पे एक समिति देखा करती थी, वैदिक काल में देखोगे 2 समितियां थी, बताओ जल्दी से। एक का नाम क्या था, प्रजापति की 2 पुत्रियां, बताओ। सभा और समिति 2 हुआ करती थी, ठीक है ना, सभा समिति 2 हुआ करती थी। इस तरीके से समिति कुलीन वर्ग की हुआ करती थी, सभा आमजन की हुआ करती थी, इस तरीके से हमने पढ़ा था हमने, ठीक है, चलेगा। तो आप जिसकी हम बात कर रहे थे महानगरों को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है उसको देख लेते हैं। तो गणतंत्र की बात तो आपको पता है कि मल्ल और वज्जी में था। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 6 महानगर थे, अब आपको पूरा याद रहेगा। इधर से चलते हैं, ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, सबसे लास्ट में कौन मिलेगा, चंपा, इससे आगे तो कोई महाजनपद है ही नहीं है, अंग सबसे लास्ट है ना, जिसकी राजधानी चंपा, तो उनमें से चंपा क्या है, नगर है, महानगर है, ठीक है। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 6 महानगरों में कौन सा मिला आपका, चंपा। उसके आगे चलोगे तो मगध पड़ गया तो उसकी राजधानी। उसके बाद में आपका काशी, सर काशी अपने आप में वो है ना कि उसकी राजधानी वाराणसी, यहाँ ध्यान रखना, थोड़ा ट्विस्ट हुआ, 2 राजधानियां आई, फिर एक ये महानगर अपने आप में काशी। फिर उसके बाद में आपके कहाँ पहुंच गए, कौशाम्बी, किसकी है, वत्सी की। उससे ऊपर देखोगे साकेत, अयोध्या वाली। उसके बाद में अरे ये तो अयोध्या ही है, ये तो वही वाला है, कौन सा वाला, कौशल वाला, अयोध्या नहीं, कौशल की 2 राजधानी है ना, कौन कौन सी आपकी, या अयोध्या बोल लो या साकेत बोल लो, या दूसरी आपकी सहित या आपकी, मेरी बात समझ में आएगी। तो कुल मिला के क्या है, इधर से चलो, चंपा, राजगिरी, काशी, यहाँ काशी को सीधा ले आना, बाकी की नहीं है, बाकी के अलग अलग है, ठीक है। ये क्या है, कौशाम्बी, किसकी है, वत्सी की, यानी एक का सीधा नाम है, बाकी राजधानियां हैं। तो हमारे ब्रेन में पहले आना चाहिए, हम कौन से ले लें, किनके महानगर ज्यादा विकसित हैं। पहले तो आपका कौन सा है, अंग, फिर उसके बाद रुको अभी हम बात ही नहीं कर रहे, दूसरा कौन सा आपका, मगध, तीसरा काशी अपने नाम से ही आया है, उसके बाद में वत्सी, उसके बाद में कौशल, ठीक है ना। अब इसको हटाते हैं और फिर हम आपका देखते हैं आपका ब्रेन कितना काम कर रहा है, ठीक है। कहाँ है यार, एकदम हटाते हैं इसको, चलो यहां से सबसे पहले बात करेंगे, एकदम इधर क्या है आपका, चंपा, जो किसकी राजधानी है। आगे बढ़ेंगे तो आपका मगध दिखेगा, देखो स्थान के आधार पे चलो, मगध दिखा, उसकी राजधानी राजगिरी। अब जो ना आगे देखोगे तो सीधा काशी ही रख लिया गया है, 6 महानगरों में काशी रख लिया गया है। फिर आगे चलोगे तो क्या मिलेगा आपको, कौशाम्बी, जो कि वत्सी की राजधानी। पहले स्थान बताओ, राज्य बताओ, मतलब महाजनपद बताओ, फिर उसकी राजधानी बताना। तो कौन है आपका, वत्सी की राजधानी कौशाम्बी। फिर आगे चल गए, हमें कौशल मिला, कौशल की एक राजधानी कौन सी है, साकेत या अयोध्या, और दूसरा आपका श्रावस्ती। यहाँ अयोध्या नहीं बोलेंगे, यहाँ साकेत ही बोलेंगे, क्योंकि साकेत नगर डेवलप किया गया था, मैंने बताया था कभी टेक्निकली,
क्योंकि अयोध्या साकेत थोड़े अलग थे। यहाँ पे बोल दिया जाता है, लोग पूछ लेते हैं कि अयोध्या का पूरा नाम साकेत है, जबकि वो वास्तव में क्या है, दोनों अलग है। लेकिन एग्जाम में ऐसा मत करना, एग्जाम में कह देना हाँ ठीक है साकेत, ठीक है। तो साकेत है यहाँ पे, अयोध्या बोलेंगे भी नहीं। उधर क्या है, श्रावस्ती। तो 6 महानगर में कौन कौन शामिल है, अब आ जाओ, अब देख लो, आपके ब्रेन में चलना चाहिए। सबसे पहले आपका चंपा, राजगिरी, काशी, कौशाम्बी, साकेत, श्रावस्ती, हो गए ना। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। अब आगे देखिएगा, बुद्ध के समय 16 महाजनपद के अलावा गंगा घाटी में कई गणतंत्रों का अस्तित्व भी था। 16 महाजनपद तो थी, उसके अलावा कई और भी आपके गणतंत्रों का अस्तित्व था। उनमें से देखेंगे वास्तव में कौन से थे, कितने थे, 10 थे। इनको बहुत जल्दी करेंगे, ज्यादा काम के नहीं है, जो हमारे काम की उनको उठा लेंगे, आपको पता है, हम कर भी चुके हैं। जैसे पहला है आपका कपिलवस्तु के शाक्य, क्योंकि इसकी चर्चा आगे आएगी कहीं ना कहीं। यहीं पे तो शाक्य कुल में ही तो आपके कौन, महात्मा बुद्ध का आपका जन्म होता है शाक्य कुल में। कपिलवस्तु के, कपिलवस्तु राजधानी है, कपिलवस्तु क्या है, राजधानी। कपिलवस्तु के शाक्य, पहले ये कैपिटल देखने को मिलेगी, फिर ये क्या है आपका शाक्य। शाक्यों की राजधानी कौन सी है, कपिलवस्तु। शाक्य कुल में ही तो पैदा हुए थे गौतम बुद्ध, ठीक है ना, चलेगा, ओके। इसको स्टेब्लिश किसने किया था, सुकीर्ति ने। किसने किया था, कौन से राजा ने इसको किया था, बाद में पैदा हुए आपके शुद्धोधन, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म इसी में हुआ था। शाक्यों की एक खासियत थी, अपनी कन्याओं का विवाह अपनी जाति के बाहर नहीं करते थे, ठीक है ना। अब प्रश्न आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो शाक्य जो है, ये जो शाक्य कुल है कपिलवस्तु वाला, साधारण तो है नहीं, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। थोड़ा आगे जा सकता है कि कौन सा आपका 10 प्राचीन काल का गणतंत्र है जो अपनी कन्याओं का विवाह अपनी जाति से बाहर नहीं करते थे, शाक्य वाला हो गया। हालांकि इतनी पीएचडी करेगा नहीं, फिर भी अपन ने देख लिया, आगे चलेंगे। लेकिन इसका विनाश किसने करा, कौशल नरेश विदुडब ने करा, ठीक है ना। इसका शाक्यों का विनाश कर दिया किसने, आपके, ठीक है, विदुडब ने। जैसा नाम वैसा ही होकर के, विदुडब। आगे देखिएगा, दूसरे नंबर पे वैशाली। वैशाली के लिच्छवी। मैंने यहाँ पे गौतम बुद्ध की बात कर दी, तो यहाँ पे किसकी बात करूंगा, महावीर स्वामी की। दोनों का संबंध है कि नहीं है। तो वैशाली के लिच्छवी बुद्ध काल का सबसे शक्तिशाली राज्य भी है, लिच्छवी बुद्ध काल का सबसे शक्तिशाली। वज्जी है ना, वज्जी में भी कौन है आपका, लिच्छवी। लिच्छवी का ही राजा वैशाली, इसका वज्जी का भी राजा हुआ करता था, ठीक है ना। सबसे शक्तिशाली राज्य है। राजा कौन है आपका, चेटक। लिच्छवी ने, ठीक है ना, महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में कूटाग्रशाला का निर्माण करवाया। लिच्छवियों ने क्या करवाया, जब महात्मा बुद्ध आपके बुद्ध हो गए, ठीक है ना, उनके बाद में इनको आपका क्या निमंत्रण भेजा गया कि स्वामी हमारे यहाँ पे भी आओ। इन्होंने क्या किया, महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में कूटाग्रशाला का निर्माण करवाया, ठीक है ना। प्रश्न आएगा कि महावन में कूटाग्रशाला का निर्माण किसने करवाया, तो लिच्छवियों ने कराया। किसने कराया, लिच्छवियों ने। और यहीं पे महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा है आपका, कौन सा है आपका, लिच्छवी। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, कौन है आपका, लिच्छवी। ये पीसीएस 2008 में पूछा है प्रश्न। विश्व का आपका पहला गणतंत्र कौन सा है, हम पुरानी स्लाइड में भी कर चुके हैं इसको, है ना, चलेगा। अगला आ गया मिथिला के विदेह। मिथिला के विदेह वर्तमान में कहा, जनकपुर में है। राजा जनक हुआ करते थे, जो प्रसिद्ध थे अपनी शक्ति प्लस दार्शनिक ज्ञान के लिए, दोनों चीजों के लिए। विदेह इसलिए उनको बोल देते हैं कई बार, ठीक है, भौतिक काम करने के साथ साथ में भी वो मुक्त व्यक्ति थे, वो किसी चीजों से वो आपका ग्रसित नहीं थे, बड़े आपके दार्शनिक ज्ञान भी थे। इसीलिए तो बाद में जब वो भरत जाते हैं ना, वो करके क्या आप ही बताओ, क्लास से बाहर भगाऊं, ठीक है। आगे चलिएगा, आपका केशपुत्र के कलाम। आगे कौन है आपके, केशपुत्र के कलाम। हम मिथिला के विदेह की चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने बात करी किसकी, कपिलवस्तु के साथ। दूसरी आपके कहां के, वैशाली के लिच्छवी। आगे हमने मिथिला के विदेह, आगे बात कर रहे हैं केशपुत्र के कलाम। कलाम क्यों चर्चा आ रही है, आपको पता पड़ जाएगी। आचार्य अलार कलाम यहीं से संबंध रखते थे। अरे इन्हीं से तो पहली बार आपका सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त करी थी महात्मा बुद्ध ने। घर को छोड़ने के बाद में, घर छोड़ा उसके बाद में पहली बार ज्ञान किसे प्राप्त किया था, पहले गुरु कौन है, आचार्य अलार कलाम। ये यहीं से कलाम,
केशपुत्र यहाँ पे आपका कैपिटल है। आप देखोगे वैदिक साहित्य में संबंध बताया गया पांचाल के। वैदिक टाइम पे यहाँ पे बात करेंगे तो इनका संबंध किससे? कलामों का। पांचाल के केसियों के साथ में संबंध है इनका, ठीक है। बस अलार कलाम का ध्यान। पीपली वन के मौर्य, अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, यही मौर्यों में ही पैदा हुए हैं, मौर्यों का प्रदेश है वैसे तो, और इसी वंश में चंद्रगुप्त मौर्य जन्मे हैं, किसमें? मौर्य वाले में। सारे इंपॉर्टेंट है कि नहीं गणतंत्र, ठीक है ना। तो पहला हमने करा कौन सा, जल्दी से बताओ। चलो, कपिलवस्तु के साथ महात्मा बुद्ध, बस कीवर्ड याद रखो। दूसरे नंबर पे वैशाली, लिच्छवी, भावी स्वामी, ठीक है। और विश्व का सबसे पहला गणतंत्र, ये इतना ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में हमने करा आपका मिथिला के, ठीक है, मिथिला के विदेह, ठीक है। जनक का संबंध यहाँ से। आगे चलो तो कहाँ है? केशपुत्र के आपके कलाम, अलार कलाम का संबंध यहाँ से, जिन्होंने दीक्षा दी थी किसकी? सांख्य दर्शन की। किसको? महात्मा बुद्ध को। उसके बाद में कौन आया 5वें नंबर पे आपका? पीपली वन के मौर्य, पीपली वन, ठीक है ना। राजधानी है मौर्यों की, मौर्यों का प्रदेश, और इसी में पैदा हुए आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब छठे नंबर पे अलकप के बुली, अलकप के बुली हैं, और राजधानी है बेतिया। अलकप के बुली, और बुली जो है ना बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बस इतना ध्यान रखना, बिहार में है, ज्यादा नहीं करना। अब आगे दो सर, ये आपको याद रहेंगे, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। ये मल्ल के बारे में बात करें, मल्ल शब्द कहां से आया? एक व्यक्ति का नाम है चंद्रकेतु मल्ल। क्या नाम है? और ये पुत्र किनके हैं पता है? लक्ष्मण के, ठीक है ना। सनाफ लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह नहीं, लक्ष्मण। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण के पुत्र हैं चंद्रकेतु मल्ल, ठीक है ना। और इन्हीं ने डेवलप करा ये मल्ली, और इसकी दो शाखाएं हो गई बाद में, कुशीनारा और दूसरा आपका पावा। और ये सैनिक प्रवृत्ति के लोग हैं भाई, ओबीसी बात है, इनके बाप ठेला, ठीक है। लक्ष्मण कम गुस्सा होते थे, तो ये सैनिक प्रवृत्ति के तो होंगे। तो बस ध्यान रखना, सैनिक प्रवृत्ति के कौन लोग हैं? मल्ली गणराज्य वाले, याद रहेगी बात, ठीक है। बहुत जरूरी थी इनमें लक्ष्मण, ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं सर। आपका ये यहाँ तक याद हो गए होंगे, ये मल्ली वाला रहेगा, ठीक है। रामग्राम के कोलिये, रामग्राम के कोलिये, ये कोलिये जो है अपनी पुलिस शक्ति के लिए आपके फेमस थे। रामगढ़ ताल, गोरखपुर वाले इलाके में है रामगढ़ के कोलिये, कोलिये, ठीक है ना, पुलिस शक्ति के लिए। इसके लिए कि कोलियों वाली, कोलियों की खासियत क्या है? पुलिस शक्ति, बस इतना ध्यान रखना, बाकी छोड़ देना, ठीक है ना। सुमसुमारा के भग, सुमसुमारा के कौन है? भग, भर्ग वंश से है। ऐतरे ब्राह्मण में बताया गया है कि इनका संबंध भर्ग वंश से है। और ये कहाँ पे सर? चुनार, मिर्जापुर वाला इलाका है, वहां पे ये चुनार है। यहाँ पे आपका किसके लिए फेमस है? आपके लाल बलुआ पत्थर के लिए, ठीक है ना, जैसे आपका ये लाल किला बना है, ठीक। चलेगा, ये हमारी बात हुई। ये 10 के 10 क्या हो गए आपके? गणराज्य हो गए। ये 10 गणराज्य हो गए। तो आप ये बताओ, फिर से बताओ, छठे नंबर पर कौन सा था आपका? बुली थे, ठीक। कहाँ के थे? कुल मिला के पूरा नहीं याद रखना, बुली थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आगे चलते हैं आपके, ठीक है ना। 7वें 8वें नंबर पे मल्ल। तो पहले कुशीनारा और दूसरा पावा, दोनों एक ही जगह से, दोनों का संबंध कहां से? अच्छा, मल्ल आया चंद्रकेतु मल्ल, जो बेटा है किसके? आपके, ठीक है। 9वें नंबर पे क्या है? सैन्य प्रवृत्ति के लोग हैं। 9वें नंबर पे क्या है? रामग्राम के कोलिये, कोलियों का, कोलिये अपनी पुलिस शक्ति के लिए फेमस है। आगे क्या है सर आपका? सुमसुमारा के भग, ठीक है ना, ओके। ये चुनार मिर्जापुर वाले इलाके से संबंध रखते हैं, बस इतना ही बहुत है, इसके अलावा नहीं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आप ज्यादातर जान चुके हो। बुद्ध और बुद्ध के बाद में जो काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली समृद्ध जनपद बनाया है आपका मगध। बुद्ध और बुद्ध के बाद, बुद्ध के टाइम पे ही आपका शुरू हो गया था, बिंबिसार ने आपका जीतना शुरू कर दिया था सबको, ठीक है ना। गिरिब्रज, बुद्ध के पूर्व प्रतिष्ठित राजा यहाँ पे गिरिब्रज में कौन है आपका? बृहदेव तथा जरासंध, ठीक है। उसके बाद में राजधानी बनी राजगिरी। 5 राजगिरी, गिरिब्रज 5 पहाड़ियों से गिरी थी, ठीक है ना। अच्छा, गिरिब्रज और राजगिरी उसी जगह पे थी, लोकेशन अलग नहीं थी। गिरिब्रज के बारे में बात करें, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें, ऊपर गंगा है मगध के। उसके बाद में आपका क्या है? अरे कौन सा है? गया और उसका इलाका है ना, तो दक्षिणी बिहार है। गंगा तो ऊपर से निकल जा रही है, ठीक है ना। तो ऊपर गंगा है मगध के, इधर आपकी सोन मिलती है। यहाँ पे आपकी कौन सी पर्वत है? कौन सा वाला? विंध्य पर्वत वगैरह है, ठीक है ना। इधर आपकी चंपा या चंदन नदी, नदियों के हिसाब से हम देखें तो, ठीक है। ये है अखंड भारत के रूप में विस्तार बाद में हो जाता है। कब? कौशल, वत्सी, अवंती, इसको मिला लिया अपने में, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य बन जाता है बाद में, ठीक है। आगे आ जाओ। पहला इसका उत्कर्ष देखने को मिला था 600 BC में।
क्यों उत्कर्ष हुआ मगध का? ऐसा क्या खासियत थी मगध में कि यही पावरफुल हो पाया, बाकी नहीं हो पाए? वहां क्या लोग नहीं थे? वहां लड़ना नहीं जानते थे? सर कई बार क्या होता है, प्रकृति की वजह से आप मजबूत हो जाते हो। देखिएगा यहाँ पे उपजाऊ मैदान था तो लोगों के खाने पीने के लाले नहीं थे। बाकी जगह क्या है, खेती बाड़ी नहीं हो रही, तो ज्यादातर का ध्यान कहाँ है, किसानी बना रखे। ठीक है, यहाँ पे खूब उपजाऊ जमीन थी, कृषि अच्छी खासी थी, लोहा मिलता था यहाँ पे, इसलिए इनकी तलवारें अस्त्र शस्त्र मजबूत हो पाए। बाकी जगह लोहा ही नहीं है। ठीक है ना? तो ठीक है, नवीन तकनीकी का उपयोग हुआ। जब सारी चीजें तुम्हारे पास, खाना भी है, सब कुछ ही है, तो फिर तुम किस पे ध्यान देते हो? रिसर्च पे ध्यान देते हो। और जब तक ये नहीं है तो आप तो खाने पीने में व्यवस्था कर पाते हो, आपका पूरा ध्यान वहां चला जाता है, तो फिर आप नया कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी में कुछ ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, वन क्षेत्र एवं हाथियों की उपलब्धता थी। वन क्षेत्र था जहां से लकड़ी वगैरह आती थी, भवन वगैरह बन पाते थे, हाथी थे, हाथी सेना में भी काम आ रहे हैं, लकड़ी वगैरह ढोने में भी काम, खनिज संसाधन अच्छे खासे थे, प्राकृतिक सुरक्षा भी थी, चारों तरफ से देखा था गिरी ब्रिज क्या था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए जल्दी आपका अटैक भी नहीं हो रहा था, आराम से रह रहे थे। तो ये सब कारण थे किसके? आपके मगध के एक पावरफुल होने के। इसमें आप देखोगे प्रमुख राजवंश में कौन है आपका? हर्यक है। ठीक है ना, प्रमुख वंश में हर्यक है, बिंबिसार ने इसको स्टेब्लिश किया था। देखो बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, नींव रखी थी वैवाहिक संबंधों पे, ये तीनों की अपन चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इसने अंग को जीता है, अजातशत्रु को शासक बना दिया, हमने अभी चर्चा करी थी। चंड प्रद्योत से मित्रता की है, चंड प्रद्योत कौन है? अवंती शासक है। और इसके लिए इसने, सुनो, बिंबिसार ने, यहाँ पे क्लियर लिख दिया मैंने, बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक इलाज के लिए भेजा, किसके? इसके को, यहाँ पे पूरा लिंक बैठा दिया। तो ये किसका है? ये आपका राजवैद्य जीवक बिंबिसार का ही है। हत्या कर दी अजातशत्रु ने, यहाँ से कहानी आपको पता है। वापस आ जाते, एक बिंबिसार के लिए कुछ कहानी है। मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? आंसर क्या है? बिंबिसार। इसका नाम है श्रेणिक या सेनिया। क्यों है? नियमित और स्थायी सेना रखने वाला है, इसलिए ये क्या है आपका? सेनिया। किसके अनुसार है? जैन साहित्य के अनुसार है। ये हुई आपकी बात खत्म, महाजनपद यहाँ से खत्म। अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो है हमारा क्या? आपका प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। यहां से हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्या है आपका? प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। 6ठी से 4ठी सदी ईस्वी पूर्व है, 6ठी से शुरू होता है, 4ठी तक आपके चलते हैं। प्राचीन भारत में आपके मानवीय जीवन शैली पर प्रभाव क्या पड़ा इनका, इन चीजों को सबको देखेंगे। मध्य गंगा मैदान में ये सारे हुए, मूलभूत सवालों की प्रतिक्रिया के रूप में आपके ये पैदा हुए। ठीक है ना, गंगा मैदान में खाना पीना सब कुछ था। अब लोग कह रहे थे, जब सब चीज आपकी क्लियर हो जाती है कि भाई साहब खाने को सब कुछ है, फिर आप बैठते हो, कहते हो हम कहां से आए, कैसे आए, तो लोगों के दिमाग में आपकी चीजें आने लगी। सारे धर्मों का विकास यही क्यों हुआ है? बाकी देशों में क्यों नहीं हुआ? जितने देश हैं कहीं पे केवल बर्फ है, स्विट्जरलैंड वगैरह में क्या है, वहां लोग खाने पीने के ही ढूंढते रहते हैं। धर्म की तो बाद में सोचेंगे। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो फिजियोलॉजिकल नीड आपकी पूरी होती है तब आप दूसरा सोच पाते हो, नहीं तो कितना भी प्रतिभा से ही आप, ज्यादातर लोग उसी में फंसे रह जाते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड। फिर दूसरी वो पूरी भी हो गई तो दूसरी कौन सी आपका? सिक्योरिटी नीड्स है, अभी सुरक्षा ही कर पाए। मैस्लो की नीड हायरार्की की थ्योरी पढ़ी है आपकी, तो वही रहता है। हमारे यहाँ पे क्यों सारे दार्शनिक डेवलपमेंट हुए? क्योंकि इसको जम्बू द्वीप पे भरतखंडे बोला करते थे। यहाँ पे फल फ्रूट तो आपका जमीन पे गिरे रहते थे। ठीक है ना, इतनी प्रकृति मेहरबान थी। तो यही होता है आपका। तो मध्य गंगा के मैदान में मूलभूत सवालों की प्रतिक्रिया के रूप में धर्मों का वो हुआ। हम कहां से आए, दुख है तो उसका निवारण कैसे होगा, बहुत सारी चीजें। तो यही बहुत सारे भगवान भी पैदा हुए, दार्शनिक व्याख्या उन्होंने की, उसी को आपका एक मत बना दिया गया। धर्म तो हालांकि एक ही रहता है, अनेक पंथ चले, उसको देखेंगे धार्मिक आंदोलन क्या क्या है, उनकी चर्चा हमारी रहेगी। अब पूछेंगे कि इस टाइम पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कारण क्या रहा था इन धर्मों का उदय का? तो सबसे पहली बात क्या थी, देखो देखेंगे भी। इससे पहले क्या है, महाजनपद से पहले आपका वैदिक समय है। ठीक है ना, उसमें समस्याएं आने लगी। कालांतर में देखा जाता एक समय के बाद में कोई चीज नई बनती है तो अच्छी होती है, और धीमे धीमे उसमें क्या है, रूढ़ियां आना शुरू हो जाती हैं। जैसे हम अभी ग्रामर पढ़ा रहे हैं, क्यों ग्रामर पढ़ाई जाती है? किसी भी भाषा का व्याकरण क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि आपने कोई बात बोली, आप देखो, आप सारे के सारे लोग यहाँ पे कोई घटना देख रहे हो, ठीक है, हर व्यक्ति उस बात को उसी वे में नहीं कहेगा जिसको आपके पहले वाले ने बोला है। मान लीजिए किसी में लड़ाई हो रही, एक तो कहेगा हाँ वो तो लड़ रहे थे, उसने सर पकड़ा और एक दूसरे में मार दिया, ठीक है, एक ऐसे कहेगा। दूसरा कहेगा, अब वो मिर्च मसाला लगा देगा, वो कहेगा भाई साहब दोनों उठे, यो करा वो करा, विस्तारित करेगा। यानी हर किसी का एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, ठीक है ना, इसीलिए हम व्याकरण रहता है। आ जाओ यहाँ पे, तो हम वापस आते हैं कहाँ पे, धर्मों पे। शुरुआत हुई थी, धर्म सही था,
लेकिन बाद में क्या हुआ, समस्या आने लगी। वैदिक धर्म की जटिलता, यज्ञों की परंपरा शुरू हो गई थी। शुरुआत में इतना नहीं था, सिंपल पशुपालक लोग थे, फिर रहने लगे तो वहां पे जमीन हड़पने के चक्कर में चीजें आने लगी, लोगों का लालच बढ़ने लगा। जाति प्रथा की जटिलता बढ़ गई थी। व्यवसाय या आपके जन्म के आधार पे हो गए थे। शुरुआत में क्या था, कर्म के आधार पे, बाद में क्या था, तू वही व्यवसाय करेगा जिस आपके उसमें जाति में पैदा हुआ है। ये समस्या आ गई, इसमें पहले नहीं था। वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा हो गई थी, विशुद्ध संस्कृत हो गई थी, आम जनता कोई और भाषा बोल रही थी, तो ये भी हो रहा था। धर्म भाषा समझ नहीं पा रहे थे, तो कुछ लोग जो बोल रहे थे ऐसा वेदों में लिखा हुआ है, वो पढ़ नहीं पाएगा और वो बोल रहा है ऐसे करके, तो सही बात नहीं पहुंच पा रही थी, जबकि वेदों में सही चीजें लिखी हुई थी। उनको अपने हिसाब से लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज किया। नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। पहले क्या थे, पशुपालक थे, अब लोगों के खेत बनने लगे, वहां से वो जा नहीं रहे। लोहा, जंगल कटाई, बैल, पशु बलि का आपका विरोध, ठीक है। शुरुआत में पशुपालक थे तो पशु बलि वगैरह वो दे दी जाती थी, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब कृषि में बैल की जरूरत पड़ने लगी तो बलि का विरोध होने लगा। बहुत सारी चीजें और भी हैं। वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि हुई, जो व्यापार कर रहा है, सर जो आपका पैदावार हुई उसको बेचने के लिए आपका क्या है, बढ़िया वर्ग को ज्यादा वो मिल रहा है। वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि हुई। ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, बन गई, ठीक है। ऋण, ब्याज, पाप नहीं रहा, खूब ब्याज ले जाने लगी। अनुकूल आपका राजनीतिक दशा हो गई, ठीक है ना। बिंबिसार, अजातशत्रु ब्राह्मण प्रभाव से मुक्त थे। उन्होंने बोला ब्राह्मण तो क्या है, परेशान करेगा पुराना वैदिक वाला। उन्होंने बोला नए धर्म आओ। बिंबिसार ने इसीलिए किसको बढ़ावा दिया, महात्मा बुद्ध को बोला चलो तुम बताओ, तुम टेंशन नहीं लेते हो, ठीक है, तुम वही बातें बोलोगे जो हम चाहते हैं। पुराने टाइम पे ये थी, ये सारे कारण थे आपके उसके किसके, नए धर्मों के उदय के कारण थे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, हालांकि आपके एग्जाम में कोई काम का नहीं है, बस ये समझने का था कि धर्म बने क्यों। यहां से शुरू होंगे हमारे प्रमुख धार्मिक आंदोलन, इसकी हम शुरुआत करेंगे कल, और पहला धर्म होगा हमारा जैन धर्म, ठीक है। अब जो है ना उस तरीके से पढ़ना है कि परीक्षा में हमारा एक भी बार नहीं जाए, और मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा, और जल्दी से पढ़ेंगे, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो आज हम यही रुकते हैं। अब हमारा कनेक्शन बन गया, जो छूट रही थी चीजें वो भी पहुंच जाएंगी, ठीक है ना। चलेगा, अगली क्लास में मिलते हैं। खुश रहिए, ख्याल रखिए।